तथागत बुद्ध का धम्म है, तथागत बुद्ध का सिद्धांत है। सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी शब्द जो है वह थेड़ से आया। धर्मगुरु को इसमें थेड़, महाथेड़ा, थेड़ी, महाथेड़ा कहते हैं। थेड़ से ही थ्योरी शब्द आया अंग्रेजी का। इसलिए बुद्ध का सिद्धांत को सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में फैलाया। इसे अशोक स्तंभ बोलते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में क्या लिखवाया यह जानना रोचक होगा। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में धम्म थंब लिखवाया, शिला थंब लिखवाया, यानी धम्म थंब और शिला थंब। थंब खंभा को बोलते हैं। आज भी बिहार में केला के पेड़ को कहते हैं केला का थंब। पुरुष है सम्राट अशोक, कबीर रविदास, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। आज धम्म विजय दिवस, आज के ही दिन बाबा साहब भी धम्म दीक्षा लिए थे। 14 अक्टूबर तो अंग्रेजी के अनुसार है, लेकिन रियल में क्या है, अशोका धम्म विजय दिवस के वजह से बाबा साहब भी धम्म दीक्षा का लिए थे। और आज ही के दिन वृद्धरथ की शहादत भी हुई थी। एक साथ, और बुद्ध तो है ही, 4 महापुरुषों को हम याद करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है धम्म विजय दिवस। धर्म नहीं है लिखा हुआ, लिखा हुआ है धम्म। इसलिए धम्म और धर्म में अंतर है। हम लोग जो यहाँ पर किए थे धम्मं शरणं गच्छामि, बौद्ध धर्म शरणं गच्छामि नहीं कहे। यह भी बात आप लोगों को समझना होगा। धम्मं शरणं गच्छामि यानी धम्म की शरण जाता। और सम्राट अशोक ने धम्म की व्याख्या यूसेबिया लिखा, द्विभाषीय शिलालेख में। सम्राट अशोक कांधार अभिलेख में धम्म यूसेबिया और रिलीजन थ्रिस्किया, इसका मतलब धम्म और धर्म अलग अलग है। धर्म को रिलीजन कह रहे हैं। यह सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया। इसलिए धर्म को धर्म कहना गलत है। और जिस समय में सम्राट अशोक थे उस समय में किसी धर्म का प्रचलन नहीं था। इसलिए आज के जो विद्वान है सम्राट अशोक को भी धर्म से जोड़ते हैं। हम लोगों से भी लोग पूछ देता है कि सम्राट अशोक के माँ बाप किस धर्म को मानते थे। तो जब धर्म का प्रचलन ही नहीं था तो किस धर्म का मानने वाली बात कहां से? धम्म था, धम्म। इसलिए इस बात को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। और आज के दिन यह प्रोग्राम इसलिए रखा गया ताकि आप अपने महापुरुषों के सिद्धांत को जान पाइए। तथागत बुद्ध का धम्म है, तथागत बुद्ध का सिद्धांत है। सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी शब्द जो है वह थेड़ से आया। धर्मगुरु को इसमें थेड़, महाथेड़ा, थेड़ी, महाथेड़ा कहते हैं। थेड़ से ही थ्योरी शब्द आया अंग्रेजी का। इसलिए बुद्ध का सिद्धांत को सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में फैलाया। हम लोग इसे अशोक स्तंभ बोलते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में क्या लिखवाया यह जानना रोचक होगा। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में धम्म थंब लिखवाया, शिला थंब लिखवाया, यानी धम्म थंब और शिला थंब। थंब खंभा को बोलते हैं। आज भी बिहार में केला के पेड़ को कहते हैं केला का थंब। मतलब कमोबेश आज भी बहुत कुछ प्रचलन में मौजूद है। तो सम्राट अशोक ने धम्म थंब और शिला थंब। तो धम्म थंब मतलब वो खंभा पर यानी धम्म का संदेश लिखवाया, यानी शिला थंब तथागत बुद्ध ने जो सील दिया है वो सील को अपने उस शिलालेख पर लिखवाया। शिलालेख का मतलब
सील को लिखवाया, बाद में सील को पत्थर कहने लगा, लेकिन तथागत बुद्ध के सील को अशोक ने लिखवाया। अब अशोक का नाम अभी वर्तमान समय में आप लोग भी ASHOK लिखते हैं, जबकि अशोक ने अपने शिलालेख पर ASOKA लिखाया, तालवी सौ नहीं, दंती सौ। ये लोग कलम कसाई है, कैसे शब्द का रूपांतरण को बदल देता है। ASOKA था, H यानी तालवी सौ से अशोक का उच्चारण करने लगा, और पहली बार तालवी सौ ASHOK का जहां पर इसका मिला है रुद्र दामन गिरनार शिलालेख में पहली बार ASH का प्रयोग हुआ। इससे पहले अशोक ने अपने शिलालेख में तालव्य सौ का प्रयोग नहीं किया। तो सम्राट अशोक धम्म, अब यहाँ पर जो है बुद्ध ने सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन यानी 5 बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध ने सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी हिंदी में धर्म चक्र परिवर्तन, यानी पहला उपदेश दिया है सारनाथ के इसी पत्तन में। इसी पत्तन में जब उपदेश दिए तो इसी मुनि कहलाए, और इसी मुनि को ये लोग ऋषि मुनि बोलने लगा। इसी पत्तन में करने की वजह से इसी मुनि कहलाए और बाद में ऋषि मुनि कहने लगा। फिर अशोक ने जब ये धम्म चक्र प्रवर्तन, इसको नहीं बोलेंगे, धम्म चक्र अनुवर्तन यानी अनुकरण किया। बाबा साहब भी धम्म चक्र अनुवर्तन यानी अनुकरण किया, प्रवर्तन किए बुद्ध और बाबा साहब और अशोक ने अनुकरण किया। आज ही के दिन बाबा साहब ने भी इसलिए एक्सेप्ट किए थे कि उस दिन सम्राट अशोक ने भी ग्रहण किया था, इसलिए आज के ही दिन का चुनाव बाबा साहब किए थे। संजोगवश अंग्रेजी के तारीख 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर के वजह से नहीं किए, सम्राट अशोक के धम्म विजय दिवस के वजह से किए, इसलिए इसका नाम धम्म विजय दिवस है। इसलिए हम लोग धम्म विजय दिवस मनाते हैं। हम अपनी परंपरा को हम लोग यदि डेवलप नहीं करेंगे तो फिर कौन लोग डेवलप करेगा। और ये सम्राट अशोक का धम्म विजय दिवस फाहियान और हुएनसांग ऐसे जो विदेशी यात्री सब आए हैं उनके यात्रा वृत्तांत में है। जब फाहियान पाटलिपुत्र आया था तो पाटलिपुत्र में देखा कि बुद्ध और सम्राट अशोक की रथ यात्रा निकलती थी। आज जो रथ यात्रा का प्रचलन उसका इतने सालों में अपहरण कर लिया। हमारा रथ यात्रा बुद्ध और अशोक का इस दिन रथ यात्रा पाटलिपुत्र में यानी समझिए बहुतों जगह धूमधाम से मनाया जाता था, और इसका विवरण हुएनसांग फाहियान ने अपनी डायरी में इसका विश्लेषण किया है। पाटलिपुत्र का नाम भी देख रहे हैं, पटना बदला हुआ है। वहां जो पटना में गांधी मैदान है, आज भी गांधी मैदान के चारों ओर लिखा हुआ है अशोका मैदान, आज भी लिखा हुआ अशोका मैदान। अब आप थोड़ा सा सोचिए, गांधी मैदान के बाहर में आज भी अशोका मैदान लिखा हुआ है, तो गांधी जी पहले जन्मे था या अशोक जन्मे थे? तो जब बाहर अशोका मैदान है इसका मतलब वो अशोका मैदान है, और उस को बदल कर करके गांधी मैदान किया गया। उसी अशोका मैदान में साल में एक बार सम्राट अशोक वहां पर निहत्था आते थे, और धम्म विजय दिवस के दिन मतलब आज के ही दिन अपनी जनता को संबोधित करते थे। और आज के ही दिन विपश्यना के माध्यम से जो कैदी रखा जाता था उस कैदी में धम्म अनुशासन सिखाया जाता था। जैसे आप लोग अभी कहते हैं कि सम्राट अशोक का प्रशासन, सम्राट अशोक का प्रशासन नहीं था, प्रशासन और अनुशासन यानी धम्मानुशासन। सम्राट अशोक का धम्मानुशासन था, धम्म के अनुसार शासन था सम्राट अशोक का। प्रशासन यह हुआ कि डरा करके धमका करके गोली बंदूक से, सीबीआई से, ईडी के डर दिखा करके जनता में भय पैदा किया जाता है, तो इसको कहते हैं प्रशासन। लेकिन सम्राट अशोक का प्रशासन नहीं था, सम्राट अशोक का था धम्मानुशासन। अपनी जनता को धर्म के अनुसार, अपने कैदियों को भी धर्म के अनुसार उसके विचार को परिवर्तित कर करके इस धम्म विजय दिवस पर कैदी को रिहा किया जाता था। यानी पूरे दुनिया के सम्राट ने सीमाओं को जीता, क्षेत्रफल को जीता, और सम्राट अशोक ने दुनिया के लोगों को दिल को जीता।
दिल से राज्य किया, प्रशासन उसका नहीं था, उसका अनुशासन था। इसलिए सम्राट अशोक का 52 लाख वर्ग किलोमीटर में सम्राट अशोक का क्षेत्रफल फैला हुआ। सम्राट अशोक के समय में किसी दूसरे राजाओं ने आक्रमण तक नहीं कर पाया, क्योंकि सम्राट अशोक ने जनता के दिल को बदला, उसका हृदय परिवर्तन किया, इसलिए जनता के बीच में जा पाए। फिर सम्राट अशोक को बदनाम करने के लिए कहता है 99 भाइयों की हत्या किया। सम्राट अशोक को कहता है चंड अशोक, जबकि सम्राट अशोक का शिलालेख में धम्मा अशोक लिखा हुआ है, चंड अशोक नहीं। चंड अशोक बदनाम करने के लिए लिखा जाता है, और सर्वप्रथम चंड अशोक की जहां परिकल्पना की गई है उस हुआ है अशोकावदान, जो संस्कृत में लिखी हुई है। और अशोकावदान दिव्यादान का पाठ है, और श्रीलंका से उस किताब में इसका लिखा गया। जिस तरह से भारत में रामायण और महाभारत ये महाकाव्य है, उसी तरह से श्रीलंका में दिव्यादान, अशोकावदान, महावंश और दीपवंश ये महाकाव्य है, इतिहास नहीं है। इतिहास और महाकाव्य में अंतर है। इतिहास में पुरातत्व विभाग, पुरातत्व के द्वारा जो ऑथेंटिक जानकारी रहती है वो इतिहास में लिखा जाता है, और दूसरे महाकाव्य में किसी कवि की कपोत कल्पित गपोर लीला होती है। उस गपोर लीला की ये जो जनता बैठे हुए हैं, उस गपोर लीला को जनता सही मानने लग जाता है। इसलिए आज आप लोगों को इतिहास जानने की जरूरत है। अब यह कहेंगे कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या किया, तो सम्राट अशोक के जीते जी भी फाहियान और हुएनसांग की डायरी में सम्राट अशोक के कई भाई अलग अलग सूबों के वो प्रांतपति थे। सम्राट अशोक ने अपने एक भाई तिस्य को रखने के लिए पाटलिपुत्र में महल बनवाया था, उसको वहां पर आमंत्रित किया था। ये सभी डायरी में, उसके डायरी में विश्लेषण है। आज आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए, हुएनसांग, फाहियान, मेघाश्री, तिनसिन, युवानछुआंग, ढेर सारे यात्री जो भारत कभी आए थे और भारत का इतिहास लिख करके ले गए थे, वही डायरी को देख कर करके अंग्रेज जब भारत में आया, उस डायरी को पढ़ करके अंग्रेज ने ये खोजना चालू किया। जब उसी में से अंग्रेज ने ढूंढा कि फाहियान की डायरी क्या कहता है, हुएनसांग की डायरी क्या कहता है, तो फाहियान उसमें लिख करके गया था कि बोध गया या पाटलिपुत्र से इतनी दिशाओं में, इतने उस समय ली होता था किलोमीटर, अभी हम लोग बोल रहे हैं इतनी दूरी में, इतनी दिशा में बोध गया यहाँ पर है। बोध गया के अगल बगल में बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। ये फाहियान, हुएनसांग अपनी डायरी में लिखा, इसको अंग्रेज पढ़ कर करके उसको नापना चालू किया, और नाप करके पता चला अरे ये तो पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र की खुदाई में पता चलने लग गया, और उस समय तक अंग्रेज में कोई भी अधिकारी पढ़ नहीं पा रहा था। एक जेम्स प्रिंसेप नामक इंजीनियर थे जो 1837 में कई साल के मेहनत के बाद अशोका का धम्म लिपि को पढ़ने में कामयाब हुआ। इससे पहले ये जो धम्म लिपि है, ये धम्म लिपि इंडिया में कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था, और सभी गुमराह कर रहा था ये धम्म लिपि संस्कृत में लिखा हुआ है। तो अंग्रेज जो है वो संस्कृत से धम्म लिपि को पढ़ने की कोशिश करता था, तो पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि वह तो था प्राकृत में लिखा हुआ, पाली में लिखा हुआ था, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। तो अंग्रेज अधिकारी कहां से पढ़ता, तो पढ़ने में नाकाम ही नहीं हो रहा था। जेम्स प्रिंसेप उसको अथक प्रयास करते हुए पूरे दुनिया को भी खरोष्टी लिपि उससे जब मिलान करते गया, तब उसने 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पहला जो शब्द पढ़ा था, वह पहला शब्द पढ़ा था दान, दान शब्द। फिर खरोष्टी से भी मिलान किया तो दान शब्द हुआ। तो जेम्स प्रिंसेप, हालांकि 3 साल के बाद जेम्स प्रिंसेप निर्वाण को प्राप्त हो गए। यदि वो 3 साल में भी खोज नहीं होता तो आज आपके बीच में बुद्ध और अशोक नहीं होते। यह समझिए कि जेम्स प्रिंसेप का हम सब लोग ऋणी है, जो हमारे दादा परदादा को भारत को सौंप दिया, जिसके वजह से आपको पता चला कि हमारा भारत का जो हमारे दादा परदादा हैं, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह अशोक महान, पूरे दुनिया में 3 सम्राट को महान कहा गया है, सिकंदर, अशोक और अकबर। उसमें से आपके सम्राट है, वरना यदि जेम्स प्रिंसेप नहीं होता तो आज भी हम समझते कि शायद हम लोग नीचे हैं, हमारा कोई इतिहास नहीं है, हम अछूत के अछूत है। जेम्स प्रिंसेप ने आपको आपके अपने पूर्वजों का इतिहास आपके सामने में ला करके खड़ा कर दिया। जिस समय में सम्राट अशोक थे, उस समय में गण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था नहीं था। अच्छी तरह से आप लोग समझिए मेरी बात को, मैं क्या कर रहा। गण व्यवस्था बुद्ध के समय में, गण व्यवस्था, गण का मतलब शाक्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, मौर्य गणराज्य और 16 महाजनपद था, जहां जातीय सिस्टम नहीं था। उस समय के जितने भी राजा थे, प्रसेनजीत
शुद्धोधन, शुक्लोधन, अमृतोधन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदासक, महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, गोपाल, धनपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में ये सब राजा हुए, आज जो ये सरनेम लेकर के आप सब लोग बैठे हुए काला ऐसे घुमा रहे हैं, आपके दादा परदादा का कोई सरनेम नहीं था। अर्थात जितने भी हम सब बैठे हुए हैं, हम सब भाई भाई है। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, उतना ही जल्दी बुद्ध और अशोका के सिद्धांत को पूरे दुनिया में आप फैला पाएंगे, और तभी फिर भारत विश्व गुरु हो सकता है। आप लोगों को ये लगता होगा कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपनी बड़ाई लिखवा दिया हो, चलो ये भी मान लेते हैं लिखवा दिया होगा, लेकिन दुनिया के सम्राट ने अशोक के बारे में क्या कहा, यह जानना बड़ा रोचक होगा। जिस समय में सम्राट अशोक अपने बेटी और बेटा को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए जब भेजे थे, उस समय में श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था तीस राजा था श्रीलंका का, जिस समय में अशोक थे। उस समय में श्रीलंका का राजा तीस सम्राट अशोक के मार्ग का अनुसरण किया और अपने आप को अशोक के धर्म मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा किया। यानी समझिए, अशोक के ही समय में श्रीलंका का राजा अशोक के मार्ग पर चलने के बारे में अपने आप को कहा। दुनिया में, मैं दुनिया की बात बोलता हूं, दुनिया में शायद ही आप लोग एक भी सम्राट का नाम नहीं बता सकते हैं जिस सम्राट के पद चिन्हों पर चलने के बारे में दुनिया का किसी सम्राट ने ऐसी अपनी इच्छा व्यक्त किया हो। अशोका के अलावा किसी ने नहीं किया। लेकिन अशोका का पद चिन्हों पर चलने के बारे में उसी समय में किसने किया। और अशोक के बारे में जानकारी गिरनार के शिलालेख में रुद्रदामन विदेशी राजा था, जिसमें रुद्रदामन ने अपने शिलालेख में अशोक के पद चिन्हों पर चलने की बात कही थी। रुद्रदामन विदेशी राजा, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, वह भी भारत को जीता। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है भारत का। कनिष्क भारत के क्षेत्रफल को जीता और उस कनिष्क को भारत की संस्कृति ने, बुद्ध का धम्म ने जीता। कनिष्क भारत को जीता और कनिष्क जब भारत में आया तो कनिष्क ने तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया। यहां राजा तो बना, लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया। और उस कनिष्क ने कश्मीर कुंडलवन बिहार में चौथी बौद्ध संगति करवाई। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने, द्वितीय काला अशोक ने वैशाली में, और पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु राजगीर में करवाया, और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाया। यह तथागत बुद्ध का और अशोक की देन थी, जो कनिष्क ने भारत को तो जीता, लेकिन उस भारत को तथागत बुद्ध ने जीत लिया। तथागत बुद्ध ने उस कनिष्क को जीत लिया। फिर सारनाथ में अभिलेख है, सारनाथ में गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी बौद्ध थी, जो जयचंद की रानी थी। जयचंद भी बौद्ध राजा थे, इसलिए उसे बदनाम करता है जयचंद को। तो कुमार देवी ने, आप लोग जाइएगा सारनाथ के म्यूजियम में, जाइएगा देखिएगा, उस सारनाथ के म्यूजियम में कुमार देवी ने अशोक को धम्म अशोक लिखवाया, लोक कल्याणकारी राजा लिखवाया। सिर्फ अशोक अपने बारे में नहीं, दूसरे राजाओं ने भी अशोक को धम्म अशोक लिखवाया, चंडाशोक नहीं। चंडाशोक नहीं, ये बदनाम करने के लिए चंडाशोक है, इसलिए धम्म अशोक वहां भी लिखवाया गया। चीन का राजा हुआ लियांग उडी। चीन को में लियांग उडी को चीन का अशोक कहा जाता। लियांग उडी ने चाइना में अपने शिलालेख में लिखवाया कि मैं अशोक के मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूं। और लियांग उडी ने चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया। और आप लोग मतलब दूसरे देश में अशोक का डंका बज रहा है, और जो अशोक का बेटा पोता बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। मतलब गैरों को पता है, जेम्स प्रिंसेप को पता है, और आपको आकर के कहता है तेरा दादा पूरे दुनिया का सम्राट था। वो जेम्स प्रिंसेप आपको कहता है कि तुम्हारा दादा, जेम्स प्रिंसेप का दादा नहीं, जेम्स प्रिंसेप का दादा नहीं, जेम्स प्रिंसेप आपको आकर के कहता है कि तुम्हारा दादा सम्राटों के सम्राट अशोक थे। इससे बड़ा भूभाग पर दुनिया का किसी सम्राट ने भूभाग पर नहीं जीता। जिस सिकंदर ने पंजाब में खून की होली खेली थी, उसी यूनान में 2 पीढ़ी मात्र बाद सम्राट अशोक ने
दवाइयां बंटवाई थी। सिकंदर ने यहाँ खून की होली खेली, अब वो अशोक ने यूनान में दवाइयां बंटवा रहा है। ऐसे कोई महान नहीं बन जाता है। समझिए, बदले की आग अशोक के पास में नहीं थी, जाकर के दवाइयां बंटवा रहा है। कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम, कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम, सम्राट अशोक की जयंती अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल पक्ष में कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम एक सप्ताह तक बड़े धूमधाम से अशोका की जयंती मनाते थे, और इसकी चर्चा फाहियान ने अपनी डायरी में लिखा है। पूरे दुनिया को जयंती मनाने की शुरुआत पूरे दुनिया ने सम्राट अशोक से सीखा। जैसे आप लोग भी साल में अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, ये बर्थडे किससे सीखा? पूरे दुनिया ने सीखा सम्राट अशोक से। कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम सम्राट अशोक की जयंती मनाता है। उस कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम को कंबोडिया का अशोक कहा जाता है, और वो कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम ने परम महासौगत की उपाधि लिया। सौगत, सुगत बुद्ध को बोलते हैं, सुगत बुद्ध को बोलते हैं, बुद्ध के अनुयायी सौगत, तो उसने उपाधि लिया परम महासौगत। जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का राजा ये उपाधि लेता है, और उसने कहा मैं सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। और इसी के भांति वो कंबोडिया का राजा भी अपने बेटी और बेटा को दोनों को धर्म दीक्षा के लिए श्रीलंका भेजा। कंबोडिया मतलब अशोक का अनुकरण किया, और अशोक की ही तरह से अस्पताल, धर्मशाला ये सब बनवाए। पूरे दुनिया में सम्राट अशोक पहला सम्राट है जिन्होंने पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाए। अशोक से पहले पशु के लिए चिकित्सालय किसी ने नहीं बनवाया। ये जो लिपि शब्द है, जो हम लोग लिपि लिख रहे हैं, सम्राट अशोक ने के समय में जो बोलते थे वही लिपि, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक लिपि। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक ने किया, और अपने शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिबी शब्द लिखवाया, LIBI लिबी। और जिस पत्थर पर लिखवाया उसको कहते हैं लीबर। उस समय में ये पुस्तक नहीं था कागज वाला, इसलिए लिबी और लीबर। अब जरा सा ये सोचिए, लिपि को लिबी कहा गया, और जिस पत्थर पर लिखवाया उसको लीबर कहा गया, और यही शब्द की यात्रा में आज जब पुस्तक बन गया तो वो पुस्तक जहां पर रखने लगा तो लिबी, लीबर और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किसकी देन हुआ? अरे लिबी और लीबर बनेगा तभी तो लाइब्रेरी बनेगा ना। तो पहले लिबी बना, लीबर बना, और तब लाइब्रेरी बना। अब ये देखिए इसका क्या नाम है? बुद्ध वाटिका। बुद्ध वाटिका नाम है ना। और वाटिका बॉटनी की शुरुआत कैसे हुई या समझिए। आज भी खास करके मैं बिहार से हूं इसलिए उसके सेंटेंस को पकड़ता हूं। चना को बिहार में बूट बोलते हैं, बूट। और फिर आयुर्वेदिक में क्या कहते हैं? जड़ी बूटी, यानी पेड़ पौधा से जड़ी बूटी तो बूटी हुआ। कुदाली में जो पीछे से लगता है उसको बेट बोलते हैं। खुरपी और कुदाली में उसको बेट बोलते हैं। क्योंकि बिहार के जो लोग हैं मेरी बात को अच्छी से समझ पाएंगे। जहां बहुत सारे पौधे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाटिका। सब तरह का पौधा रहता है। ये शुरुआत भगत जो खेलता है उसको कहते थे बेंत, लकड़ी को। यह शुरुआत हुआ बूट, जड़ी बूटी, बेंत, जहां बहुत सारे पौधे एक जगह हुए, वाटिका। और जब मॉडर्न साइंस आया ये बहुत सारे पौधे का जब अध्ययन हुआ तो वो बोटनी हुआ। अरे पेड़ पौधा ये सब यहां से निकला। तो पूरे दुनिया को भी बोटनी शब्द, पूरे दुनिया को लाइब्रेरी शब्द, ये भारत की देन है। 1 2 3 4 5 6 जो लिखते हैं ना अंग्रेज, आप लोग भी रोमन अंक समझे होंगे। 1 2 3 4 ये 5, ये रोमन अंक समझ रहे हैं ना। अब जरा सा समझिए, इस रोमन अंक में जोड़ घटा गुना भाग होगा? नहीं होगा ना। तो भारत से ये 1 2 3 4 5 की शुरुआत ये अरब के लोग ले गए। तो अरब के डिक्शनरी में 1 2 3 4 5 अंक को लिखा हुआ है अरेबिक, हिंदसा लिखा हुआ, अरेबिक नहीं हिंदसा। और वहां से जब ब्रिटेन गया तो उसके डिक्शनरी में लिखा हुआ अरेबिक, यानी अरब से लिया। अरब वाला कह रहा है मैं भारत से लिया, अब ब्रिटेन कह रहा है मैं अरब से लिया। तो जब 1 2 3 4 5 की शुरुआत जब पूरे दुनिया में गया तो पूरे दुनिया में भी साइंटिस्ट पैदा होने लगा, गिनती होने लगी। औद्योगिक क्रांति हुई 1688, तब व्यापार में वृद्धि हो गई। नहीं तो जोड़ घटा गुना भागी करना नहीं आ रहा था। और भारत में
बुद्ध ने कार्य और कारण का सिद्धांत दिया। कौन सा? दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग है। जब यह सिद्धांत यूरोप में बेकल ने ले गया, जब पूरे दुनिया को यह सिद्धांत का पता चला कि बीमारी है, बीमारी का कारण है, अब कारण पता चल जाए तो निवारण है, और निवारण पता हो जाए तो आप सब लोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो पूरा दुनिया को मेडिकल साइंस देने वाला तथागत बुद्ध है। इसलिए आज भी पूरे दुनिया में साइंटिस्ट यदि किसी चीज की खोज करता है तो उस खोज का क्या नाम कहता है? रिसर्च कहता है ना। कहता फल्ला ने रिसर्च किया, तो रिसर्च किया इसका मतलब सर्च किसने किया? किसने किया सर्च? तथागत बुद्ध ने सर्च किया और पूरे दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च किया। इसलिए तथागत बुद्ध के सिद्धांत को पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इनके सिद्धांत आज भी पीएचडी करता है, जेएनयू में भी पीएचडी करता है, चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय चाइना, आपका नालंदा खंडार पड़ा हुआ और चाइना आपको नालंदा विश्वविद्यालय बनाता। उसी चाइना ने मंगोलिया, कोरिया, जापान इस अशोक स्तंभ की कॉपी किया अपने देश में। अशोक स्तंभ की कॉपी किया, यानी पूरे दुनिया को अशोक के बारे में पता है, अशोक के बेटा पिता को पता ही नहीं है। पूरे दुनिया को खबर हो रही है इस अशोक स्तंभ को। चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, तो उस चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा की पढ़ाई होती है, चाइनीज भाषा की पढ़ाई होती है और बुद्ध के शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तब तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में चर्चा करी। और आधुनिक समय में हमारे बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के सिद्धांत को संविधान में समाहित कर करके पुनः अपने गुरु को समर्पित किया। बाबा साहब के 3 गुरु तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 गुरु थे। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के सिद्धांत को, अशोक के सिद्धांत को संविधान में समाहित कर करके अपने गुरु की सच्ची श्रद्धांजलि दिया। और इसी तरह से बाबा साहब ने अपने संविधान में 395 अनुच्छेद लिखा। उस 395 अनुच्छेद ज्योतिबा फुले जिस घर में रहते थे उस घर का नंबर था 395। तो अपने बाबा साहब ने अपने ज्योतिबा फुले गुरु को भी 395 अनुच्छेद दे करके सच्ची श्रद्धांजलि दिया। उस बाबा साहब को भी हम आज के ही दिन धम्म दीक्षा लेने के वजह से कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सबों को आज के दिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का खास करके प्रोग्राम प्रोफेसर साहब ने यहाँ दिलवा दिया। इन्होंने कहा फोन कर करके कि धम्म विजय दिवस का प्रोग्राम है, चाहे 10 लोग आए, कम से कम हम लोग इसी बहाने चर्चा तो करेंगे। इस चर्चा में